हेलो स्टूडेंट्स, लर्नर जोन में आप सभी का स्वागत है। लेट्स क्रैक के अगले सेगमेंट में हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। यहाँ पर अब हम बेसिक बात करेंगे। अभी तक हमने बेटा आपसे 1892 तक के एक्ट की बात कर ली है। 1892 के एक्ट की अगर आप ध्यान से बात करें तो 1892 के एक्ट में, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 बोलते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्टली वर्ड इलेक्शन को यूज किया गया। यहाँ पर पहली बार लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दिया गया इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। पर इंडियंस इससे पेट नहीं भर रहा, उनको मोर एंड मोर चाहिए। ये दिल मांगे मोर वाला एटीट्यूड इनका चल रहा है, इनको और चीजें चाहिए थी। इसी के चक्कर में गोपाल कृष्ण गोखले साहब जाते हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से वहां पर मिलते हैं मॉर्ले साहब से और उनसे बात करते हैं। तो 1919 में एक नया एक्ट आएगा जिसे बोलेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ये एक रिफॉर्म आने लगेगा। भविष्य में और चीजें चाहिए। आप यहाँ पर एक और पिक्चर आप देख लीजिए। ये एक्ट है 1892 का। इस टाइम से पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलरेडी बन चुकी है और अब ये डिमांड करने लगी है पॉलिटिकल राइट्स की। अब इसको बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स चाहिए और इसके लिए वो प्रॉपर मैनर में वर्क कर रही है। वो समझ रही है किस तरीके की बेसिक डिमांड्स ये फुलफिल कर सकती है। तो मॉर्ले साहब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और मिंटो साहब वॉइस रॉय हैं। ये दोनों चीजें आपको यहाँ समझ के चलनी है। और इससे पहले अभी भी अगर देखेंगे तो अभी तक इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी भी इंडियन को रोल करने को नहीं मिल रहा गवर्नर जनरल की, बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली में अभी हेल्प मिल रही है, जिसमें 1861 में इन्होंने बनारस के महाराजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव जी को अभी तक स्पेस दे दिया है कि आप यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ पे आप हमारे सदस्य बन सकते हैं। बट अब जैसे ही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा, यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी। पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, 16 से 60 मेंबर्स कर दिए जाएंगे। प्रोविंस में काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म, है ना, तो वहां पे नंबर अभी यूनिफॉर्म नहीं है। उन्होंने रिटेन किया कि ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को पास भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी होगी, हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इन्होंने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिया, मेंबर्स को अलाउ कर दिया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो, रेजोल्यूशन पास कर सकते हो बजट पे। पहली बार इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वॉइस रॉय का था उसमें इंडियंस को जोड़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब पहले होंगे जो इसमें जुड़ेंगे। अच्छा, इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हुआ कि इससे पहले आपने देखा, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, कि अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जुड़ रहे हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑलरेडी 62 से लोग चल रहे हैं। महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। तो अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए तो वो, और अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूछा जाए ये आएगा। और इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये ले आए हैं मुस्लिम्स के लिए और कहा कि भाई जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहां सेपरेट इलेक्टोरेट चलेगा, वही लोग लाएंगे। तो कम्युनलिज्म के ये लीगल फादर माने जाते हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनलिज्म। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन्होंने प्रेसिडेंसी में कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स को भी प्रोवाइड करा दिया। तो जाहिर सी बात है ये चीज इन्होंने कर दी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पहली चीज इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1919 के एक्ट में बेटा क्या क्या हो रहा है। अगर आप इसे ठीक से पढ़ें तो आपको चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी। पहला बेटा 1919 के एक्ट में क्या हो रहा है यहीं देख लेते हैं। 1919 के एक्ट में सबसे पहला काम बेटा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें 16 से 60 तक जा रहे हैं। पहली बार इंडियंस को एसोसिएट किया गया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब पहले अध्यक्ष बने। इसके बाद लॉर्ड मिंटो जो हैं उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, तो ये होंगे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसके बाद भाई 1919 का एक्ट आता है। अब 1919 के एक्ट के आने से पहले बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब इंडियंस को बहुत कुछ देने की बात की जाएगी। अब यहाँ 1919 के एक्ट में ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको भी एक पिक्चराइज मैनर में पढ़ लें तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। पहली चीज ये होगी कि बेटा इनको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाएगी। दूसरा होगा कि एक हाई कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस लंदन में क्रिएट किया जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सेक्रेटरी बैठ रहा है, मिनिस्ट्री बैठ रही है, उसके साथ एक और प्लेस इन्होंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरलिज्म हो जाएगा, बाइकैमरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे, बाइकैमरल का मतलब हो गया अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस कर देगा अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इसके साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो होगा बेटा ये बढ़ा देंगे।
अभी सिर्फ मुस्लिम्स को दिया था, अब सिख, क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस को दे देंगे। इसके बाद डायरकी सिस्टम जो था वो एज इट इज चलता रहेगा। डायरकी में अब क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा कि कैसे स्टेट के रिलेशंस बनेंगे, कैसे सेंट्रल के साथ रिलेशन रहेंगे। और इसी एक्ट के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1926 में आएगा, 1919 के एक्ट के बाद। तो ये बेसिक है जो यहाँ पर लिखा है। आइए अब इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। पहली चीज क्या है, इसने क्या किया, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग द सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया, अभी डिटेल में बताता हूँ। ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। The further divided the provincial subject into two parts, transferred and reserved subject। मतलब एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा जो स्टेट देखेगा, एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा जो सेंट्रल के पास होगा। तो ये अपने लिए और ये अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए काम कौन करेगा, मिनिस्टर्स करेंगे जो गवर्नर के अंडर एडमिनिस्टर होंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जिम्मेदार होंगे। रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो गवर्नर के पास रहेगा और उसमें काउंसिल कुछ भी नहीं कर सकती, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस ड्यूअल गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी, इसी को बेटा हम बोलते हैं डायरकी। एक टर्म जो ग्रीक से आया है, डायरकी मतलब होता है डबल रूल, मतलब सेंट्रल में अलग, स्टेट में अलग। पहली बार बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन हमारी कंट्री में आता है। दस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जहां पर अपर हाउस आया काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस आया, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन बोथ हाउस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। अब क्या होगा, अब सीधे चुनाव होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of 6 मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। अब 6 में से 3 इंडियंस होंगे। It extended the principle of communal representation by providing separate electorate to Sikh, Indo-Christian, Anglo-Indian and European। इनको इन्होंने अपने separate electorate की चीजें बढ़ा दी। It granted the franchise to limited number of people on the basis of property, tax and education। अब यहाँ पर जो इलेक्शन है वो हो तो रहा है, बट वो फ्रेंचाइज सिस्टम ओपन अभी नहीं है, जैसे आज की डेट में बहुत लिमिटेड है अभी। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन ऑफ India in London, है ना, transferred him some functions hereunto performed by Secretary of State of India। It provided the establishment of Public Service Commission, ठीक है। तो अब और ये जो है इंडिया में सेट कर दिया गया 1926 में, ताकि सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया से रिक्रूट किए जा सकें। It separated for the first time provincial budget from the central budget and authorized provincial legislature to enact their budget। अब ये हुआ, सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट अलग अलग बनेगा और प्रोविंशियल बजट वो खुद फॉलो कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन। एक स्टैट्यूटरी कमीशन पहली बार बनाई गई जो ये ओवरव्यू करेगा कि फ्यूचर में और हमें इनको कौन से राइट्स देने और कैसे राइट्स देने, इसका पूरा रिव्यू लेगा। इसी के बाद आएगा बेटा रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट जो होगा ये स्टार्ट होगा 1927 में, 2 साल पहले आ जाता है। और प्रॉब्लम थी कि ये देख रहा था कि इंडियंस को और कितने राइट्स देने हैं, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया था। तो इन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के और कंडीशन को देखेंगे। 7 मेंबर्स थे सर जॉन कमीशन के, साइमन जी के साथ, और इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सब ब्रिटिश थे, तो इसको बाइकआउट किया गया। साइमन कमीशन ने आने के बाद अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट कर दी। इसके बाद प्रिंसली स्टेट और सब कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन सबसे बात करके एस्टेब्लिशमेंट की बात की, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग एक व्हाइट पेपर रेजोल्यूशन बनाया जाता है ना। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। इसी के बीच में कम्युनल अवार्ड आता है। 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि स्कीम कि माइनॉरिटीज को भी कम्युनल अवार्ड के अंडर डाल दिया जाएगा, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा। ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ सिख, मुस्लिम और इंडियन क्रिश्चियन के लिए नहीं होगा, बल्कि डिप्रेस क्लास को भी दिया जाएगा। गांधी जी इस बात से सहमत नहीं होते, वो वापस आ जाते हैं, अनटू डेथ यरवदा जेल में फास्ट कर लेते हैं। फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके थ्रू डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए होता, वो रिजर्वेशन के साथ रह सकते थे। अब आते हैं 1935 के एक्ट में क्या हुआ। अगर आप 1935 के एक्ट को ध्यान से देखें तो 1935 का एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। 1935 के एक्ट में सबसे पहली चीज क्या होगी कि अगर आप ध्यान दें, इसने एस्टेब्लिशमेंट कर दिया ऑल इंडिया फेडरेशन,
consisting of the province and the princely state as the unit, and divided the powers between central and unit in term to their list federal, provincial and concurrent। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये फेडरेशन बना दिया जिसमें प्रोविंस को ज्यादा पावर दे दी गई। Residuary power were given to Viceroy, however the federation never come into being as a princely state did not join, क्योंकि princely state इसको ज्वाइन नहीं कर पाए तो ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया। It abolished diarchy in the provinces and introduced the provincial autonomy in its place, and the provisions were also called allowed to autonomous unit of administration in their defined sphere। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोनॉमस स्टेटस दे दिया गया प्रोविंसेस को। ये एक्ट जो था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंस में देने की बात कर रहा था, जिसमें गवर्नर की एडवाइस की जरूरत मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना सकते थे। ये 1937 में स्टार्ट हुआ और 1939 में डिसकंटिन्यू हो गया वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्टेशन ऑफ डायरकी एट सेंटर। Consequently, the federal subjects were divided into reserve subject and transfer subject. However, this provision act did not came into operation at all। भाई ज्यादा फायदा देने की कोशिश थी तो बाइकैमरलिज्म में 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है। Thus, legislature of Bengal, Bombay, Madras, Assam, United Province were made bicameral, consisting the legislative council, upper and lower house, और बाकी सब में ये चीज नहीं हो पाई, तो यहाँ पे ये चीजें खत्म हो गई। फर्दर एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट के लिए बढ़ाया गया जो बाद में चेंज कर दिया गया, ठीक है। फ्रेंचाइज एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को अब क्या दे दिया गया, वोटिंग का राइट दे दिया गया। इसने रिजर्व बैंक को भी स्टेब्लिश किया जिसको आज हम आरबीआई बोलते हैं, और सॉरी जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, और जिसको आज की डेट में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इसके साथ इन्होंने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, और इसके साथ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, दो और चीजें बना दी गई। इसने ही फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जिसे बाद में हम सुप्रीम कोर्ट की तरह देखेंगे। अब बात आती है 1947 की। 1947 में क्या हुआ बेटा, 1947 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उस टाइम पे सिचुएशन बहुत बदल चुकी थी। तो यहाँ पर एक छोटी सी टाइमलाइन चलती है जो आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या हुआ, एटले साहब जो हैं वो 20 फरवरी 1947 को पीएम बनते हैं और ये कहते हैं कि हम हर हाल में 30 जून 1948 तक देश को छोड़ देंगे। फिर 3 जून 1947 को ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बना दी गई है वो जो भी चीजें बना रही है जरूरी नहीं हर एक प्रोविंस उसको माने, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां अप्लाई नहीं करेगी। फिर जून 3 1947 को जून 3 1947 को माउंटबेटन साहब एक प्लान लेके आते हैं जिससे इंडिया और पाकिस्तान बढ़ जाता है और चीजें बदल जाती हैं और मुस्लिम लीग इसके साथ पाकिस्तान लेके चली जाती है। अब 1947 में इंडिया में ब्रिटिश का रूल खत्म होता है और इंडिपेंडेंट इंडिया बन जाता है। इससे साथ पार्टीशन हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान का, और कॉमनवेल्थ में दोनों रहना स्वीकार करते हैं। ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय खत्म कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल यहाँ बना दिए जाते हैं, ब्रिटिश किंग अपॉइंट करता है ताकि वो हेल्प करें। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन अब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी पाकिस्तान और इसके लिए दोनों के लिए, अभी अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे एनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा इन्होंने 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी दे दी, बट ये आजादी इतनी इजीली नहीं आई। इसके साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का भी पोस्ट खत्म हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया का अफेयर खत्म। अब लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी इंडिया में खत्म हो जाएगी, फ्रीडम मिल गई, प्रिंसली स्टेट्स को मौका दे दिया गया कि वो डोमेन ऑफ इंडिया या डोमेन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करें, इंडिपेंडेंट रहें। इट प्रोवाइडेड गवर्नेंस ऑन ईच डोमिनेंस, ठीक है। 1935 के थ्रू अभी ये रूल करेंगे जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। इट डिप्राइव्ड ब्रिटिश मोनार्क हैज राइट टू वीटो एंड आस्क रिजर्वेशन और सर्टेन बिल ऑन हिज अप्रूवल, बट दिस राइट वाज रिजर्व्ड for the governor general. Governor general would have full power to assent any bill in the name of the majesty. ठीक है, अब कोई भी बिल ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश मोनार्क या गवर्नर जनरल चेंज कर पाए। इज डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्रोविंशियल गवर्नर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो अब इनका कोई पावर नहीं रह गई। जितने भी टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया और रॉयल टाइटल्स किंग ऑफ इंग्लैंड के थे वो सारे हटा दिए गए। is discontinued the appointment of civil servant and reservation post of secretary of India, और जितने भी लोग अपॉइंट किए गए थे अब उनको आगे कंटिन्यू करना है
ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के फ्री इंडिया के साथ, तो ये इंटाइटल कर दिया गया। इसी के साथ देश आजाद हो गया। पर 1935 के थ्रू सारा रूल किया जाना था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने आज तक का जो सबसे बड़ा एक्ट बनाया था वो बनाया था 1935 का एक्ट, जिसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा इजी था। तो इसी के थ्रू गवर्निंग चलती रही, और ये गवर्निंग तब तक चलती रही जब तक हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा खुद का भारतीय संविधान बनके तैयार नहीं हो गया। इसी के साथ हमारा देश आजाद हो गया। दो डोमिनियन बने, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। ये दोनों नेशन बने और हमारे इंडिया को फ्रीडम मिल गई। यहाँ से ब्रिटिश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हिस्ट्री खत्म होती है। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।